गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो चैप्टर शुरू किया था सरल कार्बनिक अभिकर्मक का अकार्बनिक विश्लेषण में उपयोग, इस क्रम में एक लेक्चर्स अपने कर लिया है कि ये क्या चीज़ इसकी प्रस्तावना इंट्रोडक्शंस अपने देखा कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से कार्बनिक अभिकर्मक उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं अकार्बनिक के अंदर। अब ये जो कार्बनिक अभिकर्मक हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या करेंगे, ये किस किस तरह की अभिक्रियाएं करके यह अकार्बनिक विश्लेषण के अंदर उपयोग में लिए जा सकते हैं, जिनका वर्णन आज अपन देखेंगे। पहला जो इसके अंदर है रेडॉक्स अभिकर्मक। कुछ जो अभिकर्मक हैं वह अपचायक और ऑक्सीकारक, कुछ अपचायक करेंगे, कुछ ऑक्सीकरण करेंगे और वह उस कार्बनिक अभिकर्मक जो इनऑर्गेनिक आयन के साथ में अभिक्रिया करके अपना गुणधर्म शो करेगा। तो पहला है उसके अंदर अपचायक अभिकर्मक। इस अपचायक अभिकर्मक के अंदर पहला हमारे पास में है हाइड्रोक्विनोन। यह अपचायक जो पदार्थ है उसका अपचयन कर देता है। उसके बाद में हमारे पास में थायोयूरिया है, ऑक्जेलिक अम्ल के सोडियम लवण है। यह अभिकर्मक अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। जो धातु आयन प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल कि धातु आयन हमारे पास में Fe3 के रूप में है, तो इसका ये अपचयन कर देंगे Fe+2 के अंदर और जो भी अभिक्रिया है वो अभिक्रिया आगे चलेगी। ठीक है, तो चूंकि ये दूसरे धातु आयन का अपचयन कर लेंगे, ठीक है, इसलिए यह कहलाते हैं अपचायक ऑक्सीकारक। और दूसरा इसके अंदर जो है वह है ऑक्सीकारक अभिकर्मक। इस ऑक्सीकारक अभिकर्मक के अंदर क्लोरामीन टी की जो अभिक्रिया बता रखी है कि क्लोरामीन टी का यहाँ से ये Cl जो है अलग होकर के यहाँ पर Cl हो जाएगा, तो क्लोरामीन टी का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाता है। इसी तरह से मेथिलीन ब्लू जो आयन प्रेजेंट है उसका ऑक्सीकरण कर लेता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर इसकी अभिक्रिया Fe2 से हो रही है तो ये Fe2 को कन्वर्ट कर देगा Fe3 के अंदर। अगर इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस से हो रही है तो इसको कन्वर्ट कर देगा क्यूप्रिक के अंदर। यह कार्बनिक अभिकर्मक अकार्बनिक आयन या जो भी पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण कर देंगे। पहला ये। दूसरी तरह का ये कि झील की तरह से ये काम करेंगे। क्या होता है झील? कि जो संगठन बनेगा जो आयन है अंदर बीकर के अंदर, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक अभिकर्मक डालेंगे तो यह ऑर्गेनिक अभिकर्मक इसके साथ में अवक्षेप बना देता है। ठीक है, लेकिन इस अवक्षेप का संगठन स्टोइकियोमेट्री निश्चित नहीं होती है। स्टोइकियोमेट्री निश्चित नहीं होने की वजह से यह मात्रात्मक आकलन के अंदर अपने रिजल्ट को पूर्ण तरीके से नहीं देगा। तो ये जितने भी नीचे होगा इन सब का अवक्षेप बना देगा। इस अवक्षेप को कहते हैं झील फॉर्मेशन। यहाँ पर ये क्या कहलाता है? झील फॉर्मेशन। तीसरा इसके अंदर है धातु किलेट बनाना, जो कि शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं कि जो लिगेंड हमारे पास में है NH2 इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है, ये इस तरह से लिगेशन करके किसी भी आयन को पकड़ेगा, सभी तरह से घिरेगा, तो ये कंपाउंड कहलाता है कीलेट।
एक से अधिक दंतुक अभिकर्मक के उपसहसंयोजक यौगिक को कीलेट्स कहते हैं, जिसके स्थायित्व आता है। इसके पश्चात जो अगला है हमारे पास में वह है समांग विलयनों का अवक्षेपण हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक। समांग मतलब अगर दोनों हैं तो दोनों लिक्विड होंगे, धातु आयन भी लिक्विड विलयन अवस्था में होगा और अभिकर्मक भी आपका विलयन अवस्था में होगा। दोनों अगर गैस हैं तो दोनों गैस होंगे, ये समांग। ठीक है, तो समांग के अंदर जो लवण बनेगा वह धना अवक्षेप तो बनेगा उसके अंदर कि मेटल के साथ में जब आप लिगेंड को जोड़ोगे तो ये इसके साथ में जुड़ करके अवक्षेप बनेगा और उस अवक्षेप का आगे अध्ययन किया जाएगा। तो ये जो अवक्षेप है यह धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। धनायन अवक्षेप कारक भी हो सकता है और ऋणायन अवक्षेप कारक भी हो सकता है। और धनायन के अंदर इसमें ज़्यादातर जो है कार्बनिक अम्लों को काम में लिया जाता है। कार्बनिक अम्ल के अंदर फिनाइल आर्सेनिक एसिड है, जिनका अध्ययन अपन करेंगे। और इसके बाद में जो ऋणायन अवक्षेप कारक है उसके अंदर सल्फेट है, फॉस्फेट है, फेनिल आर्सेनिक साइड, क्लोरेट है, आयोडेट है, परमैंगनेट है। ये नेगेटिव अवक्षेप कारक को इसमें काम में लिया जाता है। तो ये पूरा प्रकार के बारे में है।